गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और आप वाकई में एमसीक्यूज़ पर अपनी कमांड बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इससे पहले की जो वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं उनको भी जाकर के ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस आर गिवन बाई। अब ऑप्शन दिया गया है ml t की पावर 3 a की पावर -1, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब dv, पोटेंशियल में आने वाला चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस में आने वाले चेंज के साथ साथ पोटेंशियल में आने वाला चेंज। तो आप जानते होंगे कि पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आता है वो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इसका मतलब E बराबर dv/dr या E बराबर v/l या E बराबर v/d। आपने इस फॉर्म में फार्मूला जरूर याद किया होगा। तो E, v और d के बीच रिलेशन होता है। तो ये जो टर्म आपको दिया गया क्वेश्चन में, समझ लीजिए E बन गया। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि यही चीज़ किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम के हिसाब से आप लोग आसानी से डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। देखिए न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t की पावर -2 और कूलाम मतलब चार्ज है, चार्ज, और चार्ज q बराबर it होता है, q बराबर it। तो इसका मतलब I का फार्मूला आपको पता होगा, यानी कि करंट का फार्मूला एम्पियर, डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर और इसका टाइम का t। तो ऊपर जाकर के बन जाएगा कितना, ml t की पावर -2 पहले से है और ये t की पावर -1 एक और जाएगा तो t की पावर -3, और ये वाला a जब ऊपर जाएगा तो ये a की पावर -1 बन जाएगा। जल्दी से ऑप्शन में ढूंढिए ml t की पावर -3 a की पावर -1। तो ml t की पावर 3 a की पावर -1 ऑप्शन a में ही दिया हुआ है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक बाई कैपेसिटर, मतलब इनमें से किसको कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, यानी कि AC को या DC को या बोथ AC एंड DC को, और नाइदर AC नॉर DC, ठीक है ना। तो अगर ना तो AC को ना DC को, इनमें से किसी को ब्लॉक नहीं करता। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैपेसिटर की बात हो रही है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जब हम लोग किसी एक कैपेसिटर को बाहर से चार्ज देते हैं या कोई पोटेंशियल देते हैं तो उसके ऊपर बैटरी अप्लाई करने से या उसके ऊपर सोर्स ऑफ EMF अप्लाई करने से वो DC को स्टोर करने लगता है। यानी कि जो चार्ज, जो कैपेसिटर होते हैं वो अपने अंदर DC स्टोर कर लेते हैं, यानी कि चार्ज को स्टोर करके रख लेते हैं। तो इसका मतलब चार्ज को स्टोर करके रख लेते हैं, इसका मतलब उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर होता है वो DC को ब्लॉक करता है, ना कि AC को, ठीक है ना। AC को ब्लॉक करने का काम चार्ज कैपेसिटर का नहीं होता। तो इसका मतलब B ऑप्शन में दिया गया है कि वो DC को स्टोर कर लेता है या कह लीजिए DC को ब्लॉक कर देता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी B ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 2 कॉपर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर होलो आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल विच विल हैव मोर चार्ज। 2 चार्ज पार्टिकल, 2 बॉडीज़ हैं, एक तो सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 कॉपर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, दोनों बराबर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया और एक होलो स्फीयर बनाया गया, और दोनों को हमने क्या कर दिया, सेम चार्ज दे दिया। आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, अच्छा दोनों को इक्वल पोटेंशियल पर चार्ज किया गया। तो जब दोनों को हम इक्वल पोटेंशियल पर चार्ज करेंगे तो इसने कहा विच विल हैव मोर चार्ज। जब दोनों की रेडियस बराबर है और दोनों को पोटेंशियल भी बराबर दिया है तो इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल देने पर दोनों पर इक्वल ही चार्ज स्टोर होगा, ठीक है ना। क्योंकि Q बराबर CV लगा देंगे, या फिर आप समझ लीजिए सीधे सीधे कि जब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हो, तो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो चाहे वो होलो स्फीयर हो, अगर दोनों को बराबर पोटेंशियल दिया जाता है तो दोनों पर बराबर ही चार्ज स्टोर होता है। तो इसका मतलब है कि बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में यही दिया गया है कि बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज, इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीजेज इफ़ वी इंट्रोड्यूस ए स्लैब ऑफ क्या, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और नन ऑफ दीज।
देखिए जब हम लोग किसी एक मीडियम के अंदर यानी किसी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करते हैं, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरी तरीके से फिल कर दिया जाता है किसी कैपेसिटर के अंदर, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में अगर आप कोई मेटेलिक कंडक्टर की कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे तो वो चार्ज को घटाएगा नहीं, रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि उसने कहा था कैपेसिटेंस और कैपेसिटर विल डिक्रीज, मतलब इनमें से किसके डाल देने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। हमने तो पढ़ा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तब होता है जब इसके बीच में यहाँ क्या रहता है, यहाँ एयर रहती है, एयर या वैक्यूम होता है, तो तब ये फॉर्मूला लगता है। और अगर मान लीजिए इसी में मैं इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं कोई एक स्लैब फिल कर दूं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक स्लैब फिल कर दी, तो जब मैं यहाँ पर कोई स्लैब फिल कर दूंगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कहने का मतलब है कि वो के टाइम्स हो जाएगा। इसमें के ही क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा ना कि घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक तीनों ही बल्कि ये मेटलिक कंडक्टर की बनी हुई रॉड हैं या सॉरी स्लैब हैं, तो उन स्लैब के डालने से किसी भी इन तीनों में से किसी के भी डालने से कैपेसिटी घटेगी नहीं बल्कि इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें कहा गया है, 3 ऑप्शन दिए थे, चौथे में कहा गया नन ऑफ दीज, तो चौथा ऑप्शन ही सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो एक 6 माइक्रोफैरड और एक 4 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में, और उनके साथ कनेक्ट कर दी एक बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, 120 वोल्ट की बैटरी हमने इनके साथ कनेक्ट कर दी। ये 6 माइक्रोफैरड का है और ये 4 माइक्रोफैरड का है। देखिए, तो हमसे कहा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V2 बताना है। मैंने मान लिया कि यहाँ V1 होगा। आप जानते होंगे कि जब 2 कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो उनके सीरीज़ में कनेक्ट करने से उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और जब 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है CP बराबर C1 प्लस C2, यानी जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है उसका जस्ट उल्टा कैपेसिटेंस में अप्लाई होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप पहले इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। और दूसरी बात आप जानते होंगे कि जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन मतलब चार्ज दोनों का बराबर रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। जब दोनों इक्वल यानी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर होता है, चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको पोटेंशियल पता करना है, तो दोनों को मिलने वाला जो चार्ज होगा वो सेम होगा, और वो कितने के इक्वली होगा, वो यहाँ से चलने वाले टोटल चार्ज के इक्वल ही होगा। मतलब इस बैटरी से जो चार्ज टोटल चलेगा सर्किट के लिए उस चार्ज के इक्वल ही होगा। तो सबसे पहला काम तो आप टोटल चार्ज ही निकालिए। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, Q बराबर CV, और Q बराबर CV अगर आपको निकालना है, नहीं कि अगर आपको Q टोटल निकालना है तो फिर C टोटल लेना होगा और V टोटल लेना होगा। तो C टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, जब दोनों सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये जाएगा 1/6 प्लस 1/4, कुल मिलाकर आपका ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना 12, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी 1/CS। तो यहाँ से CS की वैल्यू आ जाएगी 12/5, और 5 को 12 से डिवाइड कराऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 2.4 माइक्रोफैरड। अब ये माइक्रोफैरड में आया है, तो जब ये माइक्रोफैरड में आया तो इसको अगर फैरड में बदलना हो तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻6 फैरड। तो आपको C मिल गया, यानी कि जो टोटल C है वो मिल जाएगा सीरीज में। मैंने CS यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीरीज में कंबाइंड है, और सीरीज में कंबाइंड जब 2 कैपेसिटर होते हैं तो उनका कैपेसिटेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो इसका मतलब Q टोटल अगर आपको निकालना है तो C टोटल आपके पास है 2.4 × 10⁻⁻6 × 120, ये आपको मिल गया Q टोटल। अब यहाँ से आपको पूरा टोटल Q यहाँ से कितना चला वो आपको मिल जाएगा कूलाम में। अब जब ये चार्ज आपको मिल गया तो यही चार्ज जा रहा होगा इसके अंदर और यही चार्ज जा रहा होगा इसके अंदर, यानी कि जो Q1 Q2 हैं वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर Q ही होगा, मतलब जो टोटल चार्ज यहाँ से चला उतने के इक्वल ही होगा। तो अब Q बराबर, चूँकि फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला CV, मेरे को V निकालना है तो इसका मतलब V बराबर यानी V2 निकालना है, तो V2 बराबर हो जाएगा Q, क्योंकि दोनों में सेम है। मैंने कहा सीरीज में
कनेक्ट होने के कारण चार्ज सेम है, तो इसका मतलब Q सेम और कैपेसिटी दोनों की डिफरेंट, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है C2। तो आपने V2 निकालना है, तो V2 के लिए Q2 की वैल्यू रख दीजिए आप सबसे पहले 2.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 120 अपॉन में कितना 4, इस 4 से इंटू में 10 की पावर -6, क्योंकि कैपेसिटी माइक्रोफैरड में दी है तो पहले इसको फैरड में बदल लेंगे, तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल और इससे ये घटाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब V2 बराबर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 72.0 वोल्ट, यानी कुल मिलाकर V2 बराबर 72 वोल्ट। तो 72 वोल्ट इज द राइट आंसर, यानी इसमें जाने वाला जो कैपेसिटेंस होगा वो 72 वोल्ट के इक्वल होगा। जरा देखिए कहीं 72 वोल्ट ऑप्शन में दिया है क्या? यस, 72 वोल्ट इज द राइट आंसर, और ऑप्शन ए में ही 72 वोल्ट दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगर आपको ये क्वेश्चंस जल्दी लग रहा है या आपको लग रहा है थोड़ा तेज हो गया, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी, समझ रहे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इनमें से किस फॉर्म में होती है? तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ज, और ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि चार्ज की फॉर्म में ही कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। बहुत ध्यान से समझिए, कितने ऐसे क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो लगते कुछ और है और होता उनका कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस में, इनमें से किस में, यानी किस फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली जो एनर्जी होती है वो इनमें से किस फॉर्म में पाई जाती है, तो आपको बताना होगा। देखिए तो पहला होगा चार्ज, नहीं, चार्ज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। वैसे चार्ज को स्टोर करने के लिए ही कैपेसिटर बनाया जाता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है उसके अंदर, यानी चार्ज स्टोर हो रहा है लेकिन वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी आपने देखा हो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आपको बनाया जाता था तो हम कहते थे कि इसकी बी वाली प्लेट का जो है ना हम अर्थिंग कर देंगे और ए वाली प्लेट को चार्ज देंगे। जब हम ए वाली प्लेट को चार्ज देंगे तो उसके कारण इसको अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। तो जो एनर्जी स्टोर है अब इसके अंदर, यानी इस बैटरी या ये कह लीजिए इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, ना कि चार्ज या पोटेंशियल या कैपेसिटेंस, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। तो किसी एक कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, मतलब आपको बताना है कि जब कोई एक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो किस कंडीशन में उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मैक्सिमम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। पहली बात, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मान लीजिए थीटा एंगल पर रखा हुआ तो इसके पास यहाँ जो एनर्जी होती है वो इस समय पी कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि किसी एक डायपोल को -q और +q से मिलकर बनने वाले एक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, मतलब उसके रिस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट मूव कराते हैं, क्योंकि इसको जो है इसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। और अगर आप उसके उस स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से उसको आप वापस, यानी कि उसके अगेंस्ट जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब जब आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको वापस उसी कंडीशन में लाना चाहेगा जिसमें वो पहले से था, या कह लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए आपको एक वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस अलाइनेशन को तोड़ना चाहते हैं, मतलब आप इसके उस स्टेबल ओरिएंटेशन को बिगाड़ना चाहते हैं, तो आपको रिस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और जो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो आप खुद बताइए कि जब ये अगर इस कंडीशन से इसको उठाकर मैं इस कंडीशन में ले जाऊं, यानी बिल्कुल उलट कर दूं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब इस कंडीशन में जाऊंगा, यानी बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल घुमा दूंगा, तो इसका मतलब मुझे वर्क सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, और वही वर्क जो मैंने इसको 180 डिग्री के एंगल पर घुमाने के लिए किया है वही इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तब सबसे ज़्यादा होगी जब ये 180 डिग्री का एंगल घूम जाएगा, और 180 डिग्री मतलब पाई होता है। रेडियन में 180 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो इसका मतलब पाई आंसर ही इसका सबसे सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन शुरुआत में रेस्ट में था, हमने उसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई करके हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया। द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन कर ली होगी। तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, ये अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और आप इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से बाहर से पोटेंशियल दे देते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया गया पोटेंशियल उसको एनर्जी दे देता है, जिसके कारण वो चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है, यानी कि वर्क हो जाएगा या वर्क मिलेगा, या तो वर्क करना पड़ेगा या तो वर्क मिलेगा। और वो वर्क का फॉर्मूला होता है आपका Q × V। तो जब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर V वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर किया गया वर्क जो होगा वो E × 1 के इक्वल होगा। और E × 1 का मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 के इक्वल होगा, यानी यही आंसर जो है वो आपका जूल में होगा। देखिए कहीं आंसर दिया है क्या, तो आंसर में दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इन बी ऑप्शन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए अगर आप वाकई में जा रहे हैं कि आप फिजिक्स सीखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखना शुरू करिए जो मैंने शुरू से डाली है, और आप सारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे इन टॉपिक, बहुत ही इजीली समझ में आने लगेंगे आपको ये टॉपिक। और अगर आप वाकई में इन वीडियोस को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए किसी भी वीडियो को और किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब तक आप उसको कंक्लूड नहीं करते, जब तक आप उसको एक लेवल तक लेकर नहीं जाते, एक लिमिट तक लेकर नहीं जाते, तब तक उससे कुछ सीखते नहीं हैं। और रैंडमली इधर से उधर, उधर से इधर अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं और इधर से उधर माइनिंग कर रहे होते हैं कि कभी यहाँ से मटेरियल उठा लिया, कभी यहाँ से मटेरियल उठा लिया, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेहतर तरीका है कि आप आराम से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहिए और उसको आराम से फॉलो करते रहिए, उसको ध्यान से देखते रहिए। हर एक जगह पर आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ने बैठे हैं तो ऐसे रैंडमली कि 2 मिनट के लिए देख लिया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर 3 मिनट देख लिया, फिर बंद कर दिया, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा पेशेंस रखिए और ध्यान से बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करिए, एक जगह बैठकर पढ़ने की कोशिश करिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा है कि चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एनर्जी चाहे कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, यानी एवरी टाइप ऑफ एनर्जी हैज़ यूनिट जूल। तो हर एक टाइप की एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही आंसर होगा, जो कि क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि जूल, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ व्यूड एज द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6408 किलोमीटर इज। मतलब अगर अर्थ की रेडियस को हम लोग 6408 यानी 6408 किलोमीटर मान लें, कितना 6408 किलोमीटर मान लें, तो बताइए कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, यानी अर्थ का कैपेसिटर। और अर्थ को एक स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह से माना है, स्फेरिकल कंडक्टर की तरह से माना है। तो अगर अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ड्यू टू एन स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला C = 4πε0r होता है। C बराबर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0r के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब 1/4πε0 की वैल्यू आपने क्योंकि पढ़ी हुई है कितनी, 9 × 10⁻9, तो इसका मतलब 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻9। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि ये वैल्यू आपको मिल गई। और आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बस आर की वैल्यू कितनी है 6408, है ना, 6408 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 6408 मीटर। ये भी आपका ऐसा यूनिट में है, ये जो वैल्यू होती है 4πε0 की ऐसा यूनिट में होती है। रेडियस को भी आपने किलोमीटर से बदल कर मीटर कर लिया, यानी कि ऐसा यूनिट में कर लिया, तो जो आपका कैपेसिटेंस आएगा वो भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो आप वैल्यू रख दीजिए 4πε0 की वैल्यू हमने रखी कितनी 1/9 × 10⁻9 इंटू, और फिर आर की वैल्यू हमने रख दी कितनी 6408 इंटू, जब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 6408 × 10⁻3 इससे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ जाए 6408/9, और ये 10 की पावर ऊपर जाकर के बन जाएगा 10⁻6, क्योंकि 3/9, तो 9 जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 9 गया तो मतलब कितना बचा -6। इसका मतलब इससे डिवाइड कराइए इसको, तो 9 से 1 जा 63, 3 बचेगा, 1 बचेगा 1, 9 1 जा 9,
कितना बचेगा 1 बचेगा फिर से, और 18 तो 9 टू जाए 18, 712 इंटू 10 की पावर -6। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। यही अर्थ की कैपेसिटी होगी। अगर आपने अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह कंसिडर किया और उसकी रेडियस को आपने 6408 किलोमीटर माना, जनरली 6400 किलोमीटर लिया जाता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए, आपके लिए कुछ मज़ेदार बनाने के लिए इन वैल्यू को क्या लिया गया है, 6408 किलोमीटर लिया गया है। तो 6408 किलोमीटर लेने से ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान सी हो गई, और ये जो आंसर आया ये फेरेड में आया। तो आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। ऑप्शन में कहीं आपको ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फेरेड में आंसर नहीं दिए हुए हैं, माइक्रो फेरेड में आंसर दिए हुए हैं। बहुत सी बार आप क्या करते हैं कि पता लगा सही आंसर आने के बाद भी ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखते, आपको लगता है गलत हो गया। तो गलत नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें लिखा है माइक्रो फेरेड, तो 1420 माइक्रो फेरेड, 712 माइक्रो फेरेड, 680 माइक्रो फेरेड, 540 माइक्रो फेरेड, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से सब आप समझ ही गए होंगे कि 10 की पावर -6 फेरेड ही माइक्रो फेरेड के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 712 माइक्रो फेरेड। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप बड़ा एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड विदाउट मूविंग द बैटरी, मतलब रिमूविंग द बैटरी। हमने बैटरी को बिना रिमूव कराए क्या कर दिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको बढ़ा दिया। देखिए जब हम लोग किसी प्लेट के सेपरेशन को बढ़ा देते हैं, यानी किसी एक कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये रहा, इनका इन दोनों प्लेट का जो एरिया होता है उसको हम लोग ए लेते हैं, इसका एरिया भी ए लेते हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच का सेपरेशन डी ले लिया, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उनका एरिया जो है वो ए ले लिया। और तो हमें पता होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अगर आपने इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया तो जाहिर है कि सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो इसका मतलब सी डैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर कैपेसिटी घटेगी। अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। इसने कहा कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो काट दीजिए। फिर कहा चार्ज स्टोर विल इंक्रीज, जो इस पर चार्ज स्टोर हुआ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, बैटरी आपने जितनी रखी थी अभी वही बैटरी आपने अप्लाई की हुई है, तो चार्ज का बढ़ने घटने का इसमें कोई मतलब नहीं है। दो प्लेट एक दूसरे दूर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज बढ़ गया या घट गया, जो उसमें जितना चार्ज पहले स्टोर था उतना ही अभी भी रहेगा। इसका मतलब चार्ज स्टोर विल इंक्रीज, गलत हो जाएगा। फिर कहा एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाला भी देखेंगे इसके बारे में। लेकिन चौथा ऑप्शन चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंक्रीज होगा, जब चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बदलाव क्यों होगा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि कैपेसिटेंस घटेगा और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², यानी कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो खुद कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, डिस्टेंस यानी सेपरेशन के बढ़ाने से, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाने से, क्योंकि कैपेसिटी घटेगी, और अगर कैपेसिटी घटेगी तो पक्का एनर्जी स्टोर्ड भी घट जाएगा। तो क्या आपको सी पार्ट में दिया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, बिल्कुल सही आंसर है, एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि द कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल वोल्ट। देखिए एक कितने वोल्ट का कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और एक 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली विल बी, मतलब हमें इन दोनों कैपेसिटर के एक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये बताना है। यानी कि ये जो वोल्टेज है, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी आपने जब कैपेसिटेंस पर लगाई है तो ये दोनों के दोनों बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब ये चार्ज होंगी तो इनके पोटेंशियल्स डिफरेंट होंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं, सीरीज़ में, तो उनका चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, और अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट रहता है। तो चलिए अब हम लोग इनके कैपेसिटी मतलब पता करने की कोशिश करते हैं कि हाँ V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कि यहाँ से टोटल कितना चार्ज चला। तो अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे Q बराबर CV। तो QT मतलब टोटल Q निकालना है तो C टोटल लेना होगा और V टोटल लेना होगा। तो V टोटल तो आपके पास है 12 वोल्ट, लेकिन C टोटल नहीं है, तो आपको C टोटल निकालने के लिए आपको लगाना होगा सीरीज़ में फॉर्मूला। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं तो उनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 1/CS बराबर C1 + 1/C2 + 1/C3। समझ रहे ना। तो सीरीज़ में
रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 मतलब 1/3 + 1/6। तो ये आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 2, ये +1, ये अपॉन 1/CT। अब देखिए सॉल्व करने से आपको मिलेगा CT की वैल्यू, क्योंकि इसको जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो CT बराबर आपका आ जाएगा 6/3 मतलब 2 माइक्रोफैरड। देखिए तो टोटल कैपेसिटेंस मतलब इस पूरे कैपेसिटर, इस पूरे सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब आपको निकालना क्या है टोटल चार्ज, तो इसका मतलब QT बराबर कितना हो जाएगा C टोटल मतलब 2 × 10⁻⁻6 × V कितना 12। तो कुल मिलाकर आपको QT मिल जाएगा 24 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ से जो टोटल चार्ज चलेगा, ये जो टोटल चार्ज यहाँ से चलेगा वो 24 × 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल होगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो मैंने बताया कि सीरीज़ में चार्ज दोनों पर सेम रहता है, तो इतना ही यहाँ पर भी रहेगा कितना 24 × 10⁻⁻6 कूलाम, और इतना यहाँ पर भी रहेगा 24 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब आपको बस यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो V1 बराबर फॉर्मूला होता है Q1/C1। तो इसका मतलब यहाँ का Q1 कितना है 24 × 10⁻⁻6 अपॉन C1 कितना है 3 × 10⁻⁻6। इससे इसको घटा देंगे, इससे ये कट के कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 8 वोल्ट। वैसे तो आप अब समझ ही गए होंगे कि 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट इसको मिल गया, तो बचा हुआ जो 4 वोल्ट होगा वो दूसरे को मिलेगा। लेकिन अगर आप V2 की वैल्यू निकालेंगे भी तो वो कुछ ऐसे निकल आएगी। V2 बराबर कितना Q2/C2। तो Q2 की वैल्यू कितनी है 24 × 10⁻⁻6 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁻6। 6 4 जा 24, इससे ये कट जाएगा तो 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा V2। आप ऑप्शन में ढूंढिए जल्दी से कि क्या 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में है 8 वोल्ट 4 वोल्ट, और दूसरे ऑप्शन में है 6 वोल्ट 6 वोल्ट, 9 वोल्ट 3 वोल्ट चौथे ऑप्शन में। और फर्स्ट और थर्ड को देखिए ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड में आपको ट्रैप दिया उसने, है ना, यहाँ जाल में फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि 8 वोल्ट 4 वोल्ट और 4 वोल्ट 8 वोल्ट दोनों दिए हैं आंसर में। तो आपको देखना यह है कि किसका पहले पूछा किसका बाद में पूछा है। तो 3 माइक्रोफैरड वाले का पहले पूछा है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है। तो 3 माइक्रोफैरड का वोल्टेज आपको पहले बताना है और 6 माइक्रोफैरड का आपको वोल्टेज बाद में बताना है। तो 3 वाले पर कितना आया था 3 माइक्रोफैरड वाले का वोल्टेज आया था 8 वोल्ट, और इसका आया था आपका कितना 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि 8 वोल्ट और 4 वोल्ट आंसर सही होगा, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आप वाकई में वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको ये बेनिफिशियल लग रही हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाहट कैसी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।